एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे, सबकी अच्छी से स्टडी चल रही होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं रीट में, और सेकंड यूनिट है फर्स्ट। शुरू करते हैं फोर्स से। फोर्स बल ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि फिजिक्स को एक्चुअली में टफ माना जाता है कि फिजिक्स बहुत टफ है। कंपैरिजन करें बायो से तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली से समझ में आपको आ जाएगा। हम प्राय ये कहते हैं कि जैसे कि बल किसे कहते हैं ना, बल की क्या डेफिनेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई गेंद होती है, गेंद को एक्चुअली हम ये कहते हैं कि गेंद को जब धक्का दे रहे हैं, गेंद को फेंक रहे हैं, गेंद को कैच कर रहे हैं, या गेंद को ठोकर मार रहे हैं, तो बल लगाया जाता है। ये बल है क्या बला है ये बल। और ये बल जो बल लगाया जाता है तो ये अगली वस्तु है, उस पर क्या प्रभाव डाल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बल है क्या। बल वह राशि होती है जो कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देती है, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देती है, जो किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर देती है, जो गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन कर देती है, वह राशि बल कहलाती है। ऑलराइट, बल क्या है? बल वह राशि होती है जो कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देती है, और किसी वस्तु की गतिशील यानी गति में और उसकी दिशा में यानी कि अवस्था में परिवर्तन कर देती है। उसकी अवस्था में क्या आ जाता है? उसकी गति में परिवर्तन कर देती है, और उसकी जो है वो दिशा में परिवर्तन कर देती है, उसकी आकृति में परिवर्तन कर देती है, या करने का प्रयास करती है। स्टेटमेंट को ध्यान से सुना, या करने का प्रयास करती है, वो राशि बल कहलाती है। कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि मैम आप बहुत जल्दी पढ़ाते हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि यार थोड़ा धीरे बोलने की। तो वो राशि है वो बल कहलाती है। बल एक भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि का क्या मतलब होता है, आप इतना ध्यान में रखो कि ऐसी राशि जिसे मापा जा सके, यानी कि संख्यात्मक मान के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये तो भौतिक राशि होती है फोर्स। ये जो फोर्स है ये सदिश राशि होती है। राशियाँ दो होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण होता है और जिसमें दिशा होती है, वो राशि है सदिश राशि कहलाती है। परिमाण का मतलब समझ रहे होंगे, यहाँ परिमाण का मतलब होता है मात्रा, है ना, और दिशा यानी दिशा समझेंगे कि किस प्रकार से। तो वो राशि है वो सदिश राशि कहलाती है। और इसे व्यक्त कैसे किया जाता है? एफ के ऊपर कैपिटल एफ लिखा जाता है, एफ के ऊपर एक तीर का निशान लगाया जाता है, एफ वेक्टर बोलते हैं इसे। इस प्रकार से बल या वेक्टर है, ये सदिश राशि को डिनोट कर रहा है कि बल एक सदिश राशि है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं कि बल एक सदिश राशि है। इस प्रकार से अगर ऐसे लिख दिया जाए तो डिनोट हो जाता है कि बल है वो एक सदिश राशि है। बल के बहुत सारे जो है वो कैरेक्टर होते हैं। कुछ कॉमन लक्षण ये होते हैं कि बल का एक परिमाण होता है। देखिए परिमाण में ऑलरेडी बताया कि परिमाण का मतलब ये होता है कि मात्रा होती है। देन उसके बाद में ये है कि बल की दिशा होती है, बल की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि गुरुत्वीय बल की मैं बात करूं, गुरुत्वीय बल है वो नीचे की ओर लगता है, उसकी डायरेक्शन होगी। गुरुत्वीय बल किसी वस्तु पर नीचे की ओर लगता है। चुंबकीय बल है वो तो चुंबक के बीच में यानी लोहे की कील के अगर पास में आप चुंबक रखोगे तो वो लोहे की कील की ओर वो आकर्षित
विकसित होगी, है ना। पेशीय बल है किसी गेंद पर, जो पेशीय बल है वो गेंद की गति की दिशा में लगता है, राइट। तो हर एक बल की है, हर एक फोर्स का जो है वो जो डायरेक्शन होती है। एक चीज़ ये है कि किसी बल की वस्तु पर कार्यरत बल को ज्ञात करने के लिए तीन तथ्यों की है वो जरूरी होती है। तीन तथ्यों की क्या जरूरी होती है? पहला तो यही आ गया कि आरोपित बल का परिमाण क्या होता है, दूसरा उसकी आरोपित बल की दिशा क्या होती है, और तीसरा पॉइंट वो होता है जिसमें ये कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, उस बिंदु की स्थिति क्या है, जिस पर है वो बल लग रहा है, बिंदु की स्थिति क्या है जिस पर बल लग रहा है। ये जो है किसी भी बल के लिए तीन कैरेक्टर होते हैं कि उस आरोपित बल का परिमाण क्या है, आरोपित बल की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, और उस आरोपित बल के उस बिंदु की स्थिति क्या है जिस पर है वो फोर्स लग रहा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि एक बल है वो एक कॉन्सेप्ट आता है, बल अपकर्षण है या अभिकर्षण है, अपकर्षण है या अभिकर्षण है। आपके पेपर में आ जाए कि बल है वो अपकर्षण है या अभिकर्षण, अपकर्षण है या अभिकर्षण है या दोनों है, किस प्रकार का है। जैसे कि कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि दौड़, जैसे कि उठाना, बंद करना, खींचना, पुश करना, धक्का देना, है ना, कैच करना आदि अनेक कार्य होते हैं। उन कार्यों को डिनोट करने के लिए इस प्रकार की क्रियाओं का जो है वो उपयोग किया जाता है। इन क्रियाओं के नाम पर, यानी कि ये जो धक्का रहे हैं, खींच रहे हैं, उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, कैच कर रहे हैं, इन क्रियाओं के स्थान पर कोई दूसरा शब्द क्या यूज में लिया जा सकता है। जैसे फोर्स की लैंग्वेज में क्या बल पढ़ रहे हैं तो इसके संदर्भ में क्या कोई दूसरा शब्द है वो यूज में लिया जा सकता है। तो किसी वस्तु की गति में लाने के लिए, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए इनकी जगह उपयोग में लिया जा सकता है कि अभिकर्षण और अपकर्षण और अभिकर्षण। अपकर्षण का मतलब ये होता है, अपकर्षण का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को, देखिए अप यानी अभिकर्षण, अपकर्षण का मतलब होता है किसी वस्तु को धक्का देना, किसी वस्तु को धक्का देना। अपकर्षण का मतलब होता है खींचना, है ना। यानी कि मैंने जो अभी क्रियाएं बताई थी उन क्रियाओं के रेफरेंस पे उनकी जगह है यूज में किया जा सकता है जब किसी वस्तु को खींचा जा रहा है, यानी अभिकर्षित किया जा रहा है, जब किसी वस्तु को धक्का दिया जा रहा है, अपकर्षित किया जा रहा है, तो वहाँ क्या लगता है, वहाँ बल लगता है। बल की एक परिभाषा यहाँ पे निकल के आई, एक परिभाषा निकल के यहाँ आई कि किसी वस्तु को अपकर्षित करना या अभिकर्षित करना बल कहलाता है। बल है किसी वस्तु की गति का कारण। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी वस्तु की गति का कारण क्या है, किसी वस्तु की गति का कारण वो फोर्स है, वो बल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बल है वो कब लगता है, बल कब लगता है, कौन सी सिचुएशन आती है तब बल लगता है। इसके आंसर के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। अन्योन्य क्रिया, बल है वो अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अन्योन्य क्रिया किस प्रकार की क्रिया की, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आगे एक कार है, अब उस कार के पीछे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आगे कार है, उस कार के पीछे मैं खड़ी हूँ, उसको कोई मैं टच नहीं कर रही हूँ, मेरी और कार के बीच में डिस्टेंस है, क्या वहाँ कुछ अन्योन्य क्रिया हो रही है? आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ अन्योन्य क्रिया हो रही है?
दूसरे एग्जाम्पल में मैं उस कार को मैं धक्का दे रही हूँ, है ना, उस कार को मैं धक्का दे रही हूँ, वो कार चल नहीं रही है। तो कार, जैसे कि सर्दी के मौसम में आप लोगों को पता होता है, सर्दी के मौसम में कार कोई गाड़ी वगैरह है ना, पुरानी गाड़ी, वो चलती नहीं है, उसे धक्का वगैरह वो लगाना पड़ता है, 3-4 लोग मिलकर धक्का लगाते। मेरे तो एक्चुअली लगाए हुए हैं, मेरे एक अंकल की 4 व्हीलर थी, उसके खूब धक्के मारे हुए हैं। किसी कार के 3-4 लोग मिलकर अगर धक्का लगा रहे हैं तो उनमें क्या है, वो कार गतिशील हो जाएगी। मतलब कार पहले स्थिर अवस्था में थी जब मैं उसको धक्का नहीं मार रही थी, अब हम 2-3-4 लोग मिलकर के उस कार को धक्का मार रहे हैं तो कार है वो गतिशील अवस्था में हो जाएगी। और उसको तब तक धक्का लगाने की ज़रूरत होती है तब तक जब तक कि उसके जो है वो गति की अवस्था में वो ना आ जाए, यानी कि वो गति करना न लग जाए। अलग एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि मान लो 2 गर्ल्स हैं, दो पर्सन हैं, वो एक दूसरे को, मैं हूँ, मेरे सामने दूसरी लड़की है, वो हम दोनों, मैं उसको धक्का दे रही हूँ, वो मेरे को धक्का दे रही है। वो क्या है, वो अन्योन्य क्रिया है या नहीं है? आपने एक खेल ऐसे खेला होगा कि ऐसे क्रॉस करके ऐसे सामने वाला पर्सन भी ऐसे करता है, फिर राउंड राउंड गोल 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 एकदम जोर से फटाफट घूमते हैं। वो क्या है? वो एक अन्योन्य क्रिया नहीं है। तो इन सारे एग्जाम्पल से ये है कि धक्का दे रहा है, खींच रहा है, आकर्षित हो रहा है, अभिकर्षित हो रहा है, इन सारे उदाहरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि बल है वो अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। 2 वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है और उन अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगता है। याद रखिए, बल के लिए आवश्यक नहीं है कि वस्तु का संपर्क होना। बल बहुत से टाइप के होते हैं। पढ़ेंगे चुंबकीय बल में कोई कांटेक्ट नहीं होता, आपस में एक दूसरे को छूते नहीं है। बल्कि देखिए एक चीज़ ये है कि बल हमेशा ये नहीं होता कि बल में मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक कार्य में सारे के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है कि एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है कि 2 या 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई हो ना। तो बल्कि ये कॉमन कैरेक्टर ये होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है बल्कि रेफरेंस में कि किसी एक वस्तु पर एक दिशा में लगाए गए सारे बल, एक दिशा में लगाए गए बल क्या होता है? एक वस्तु पर एक दिशा में लगाए गए सारे बल हैं वो योग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि मैं अकेली कार को दिखा रही हूँ, नहीं दिख रही है वो, नहीं गति कर रही है वो। अब 2-3 पर्सन है, मेरा भाई है, मेरा अंकल है ना, ये सारे आकर के हम लोग कार को दिखाएंगे तो वो गति में आएंगे। तो मैं अकेली जो फोर्स लगा रही हूँ वो मेरा फोर्स काउंट होगा, उन 4-5 लोगों का फोर्स काउंट होगा, क्योंकि एक ही दिशा में वो लगा रहे हैं तो वो एक दिशा में लगाया गया बल है, सभी का बल है वो काउंट हो जाता है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि विपरीत दिशा में, एक वस्तु पर विपरीत दिशा में अगर बल लगाया जाता है तो जो टोटल बल है, टोटल फोर्स है वो क्या होगा? विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है तो एक वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है तो टोटल फोर्स है दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने रस्साकसी का खेल खेला है। रस्साकसी के खेल में क्या होता है कि 3-4 मेंबर इधर होते हैं, 3-4 मेंबर इधर होते हैं, सेम मेंबर होते हैं ना। अंतर ये होता है कि कुछ फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, कुछ फोर्स कम लगाते हैं। जैसे कि एक साइड की, जैसे राइट हैंडेड की ओर जो 3-4 लड़के हैं वो मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर 18 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो टोटल जो नेट फोर्स कितना हुआ वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, यानी 2 न्यूटन उस रस्सी पर फोर्स लगेगा। हालांकि वो दोनों फोर्स लगा रहे हैं
करें, लेकिन टोटल फोर्स है वो दोनों बलों के अंदर के बराबर ही होता है। बल की जो प्रबलता का अगला कॉन्सेप्ट है कि बल की प्रबलता का मतलब ये आप समझ रहे होंगे। प्रबलता का मतलब ये होता है कोई बल छोटा होता है, कोई बल बड़ा होता है। तो बल की प्रबलता का जो मापन है वो परिमाण से किया जा सकता है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि बल की दिशा में परिवर्तन होने पर, बल की दिशा, यह बोल सकते हो कि परिमाण में परिवर्तन, बल की डायरेक्शन में चेंज होने पर, उसके परिमाण में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव है वो चेंज हो जाता है, प्रभाव बदल जाता है ना। बल के परिमाण में परिवर्तन होने पर, उसका डायरेक्शन में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल रस्साकसी का खेल ही देखते हैं। अगर दोनों ओर 10-10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पहले जैसे 20 और 18 न्यूटन फोर्स लग रहा था, 2 न्यूटन का वो अंतर आ रहा था, ठीक है। अब ये है कि बल के परिमाण में परिवर्तन होने पर, दिशा या परिमाण में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि जैसे कि परिमाण में चेंजेज हो रहा है, दोनों ओर बराबर मात्रा में फोर्स लग रहे हैं 20 न्यूटन। अब नेट बल कितना होगा? नेट बल 0 होगा। और देख लो हो गया ना, प्रभाव क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्स है हर एक चीज़ में जो है वो उसका हर एक चीज़ का फोर्स में रोल होता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में जो अगला कॉन्सेप्ट है कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अवस्था में परिवर्तन, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकता है कि जैसे कि एक गेंद है, गेंद समतल पे लुढ़क रही है, वो गेंद जैसे जैसे फास्ट वो आ रही है तो उस गेंद पहले तो उस लुढ़क नहीं रही है, पहले वो गेंद विराम अवस्था में है, उस गेंद को थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, वो गेंद गतिशील अवस्था में हो जाती है। गतिशील अवस्था में वो गेंद होती है, उसी टाइम पे थोड़ा और जोर से उस पर फोर्स लगाते हैं। अब क्या होता है कि वो गेंद और तेजी से गतिशील कर रही है, और तेजी से वो गति कर रही है। अब और तेजी से वो गति कर रही है और बीच में मान लीजिए उस गेंद के बीच में कोई पैमाना कोई कुछ भी रख देते हैं, एक लकड़ी रख दी, ठीक है, एक लकड़ी रख दी, मैंने ये मारकर रख दिया। अब क्या हुआ कि वो गेंद आ रही है, गेंद आने के बाद में इससे टकराएगी, टकराने के बाद में वापस इसकी दिशा बदलेगी, क्योंकि टकराने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि ये इसके ऊपर से निकल जाएगी, थोड़ा बड़ा मैं रख दूंगी, थोड़ी छोटी गेंद हो सकती है, नहीं क्या? तो ऐसा तो होगा नहीं। तो टकराने के बाद में वो आएगी तो वो उसकी दिशा है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाएगी। वो सरल रेखा में जैसे आ रही थी वैसे तो वो मूवमेंट करेगी नहीं, तो ओबियसली बात है। तो ये है कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब यहाँ से यहाँ पे ये हुआ कि वस्तु पर बल लगा रहा है। बल क्या लगा कि वस्तु पर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, वस्तु पर फोर्स लगाया तो वो गति में आई, फिर उस पर और थोड़ा फोर्स लगाया तो वो और तेज से गति करी। कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन, बल लगाने पर अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि चाल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना चाल में परिवर्तन। पहले वो धीमी चाल से वो चल रही थी, ठीक है, अब वो थोड़ा और फोर्स लगा, स्टार्टिंग में धीमी चाल से और फोर्स लगाने पर और ज़्यादा चाल से वो चली। क्या अवस्था में परिवर्तन होने पर क्या चाल में ही परिवर्तन होता है और में नहीं होता? बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि जैसे ही कोई बीच में पत्थर वगैरह रख दिया या कुछ भी रख दिया तो वो डायरेक्शन है वो उसकी चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी दिशा में, डायरेक्शन में, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। डायरेक्शन, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का मतलब यही है कि उस वस्तु की चाल में परिवर्तन, उस वस्तु की
की दिशा में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन का रेफरेंस ही उसे गति की अवस्था में परिवर्तन माना जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे वॉलीबॉल का खेल आपने खेला होगा। वॉलीबॉल के खेल में ये होता है कि एक खिलाड़ी है वो वॉलीबॉल को दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है, वो गेंद रुकती नहीं है, वो खिलाड़ी और जोर से या धीरे से कैसे भी करके उसकी चाल में परिवर्तन हो जाती है, उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है ना। क्रिकेट के खेल में सेम यही होता है। क्या लग रहा है? फोर्स ही तो लग रहा है, बल ही तो लग रहा है, तो बल के कारण ये अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था, गति की अवस्था का मतलब चाल से और दिशा से होता है। ऑलराइट, ठीक है। गति की अवस्था में एक चीज ये है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में अगर है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में कोई वस्तु है, तो इसका मतलब है कि वस्तु शून्य चाल की अवस्था में है, वस्तु की शून्य चाल की अवस्था है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वस्तु देखिए शून्य चाल की अवस्था में है, लेकिन वस्तु विराम अवस्था या गतिशील अवस्था दोनों में होने पर वस्तु की गति जो है वो अवस्था में परिवर्तन वो माना जाएगा। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु चाहे विराम अवस्था में हो, शून्य चाल तो वहाँ पे शून्य है, लेकिन वो अवस्था में परिवर्तन होगा वहाँ पे, और गतिशील होने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा। अब ये है कि क्या वस्तु की सदा अवस्था में ही परिवर्तन होता है? नहीं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। आकृति में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। किस प्रकार से होता है कि आप आटा गूंथ रहे हैं, आटा गूंथने हैं तो ऊपर से प्रेस करते हैं आटा को, क्या उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा। एक आटे को एक लोई बना के चपाती बना रहे, क्या आकृति में परिवर्तन नहीं होता? फोर्स नहीं लग रहा, उस पे फोर्स लग रहा है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। यानी फोर्स लगाने पर किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। किसी साइकिल पे बैठे हैं, साइकिल की कमानी पे जब प्रेस होती है तो पहले वो मोटी होती है, उसके बाद में क्या है कि वो जैसे बैठते हैं तो वो जो है वो बिल्कुल दब जाती है, यानी उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। एक बैलून को हाथ में लेकर, बैलून गोल होता है, हाथ में लेकर उससे दबाते हैं तो बैलून की क्या आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। कॉमन रूप से अब ये देखा जा सकता है कि जो है मोटा मोटा फैक्ट ये देख लेते हैं कि बल का जो कॉमन कैरेक्टर है वो मोटा मोटी तौर पर ये देख लेते हैं कि बल है वो अपकर्षण और अभिकर्षण होता है। किसी वस्तु पर अपकर्षित बल और अभिकर्षित बल दोनों हो सकते हैं या सिंगल हो सकता है। किसी वस्तु पर बल है वो अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। ये अच्छी तरीके से समझ सके हैं। एक ही दिशा में लगने वाला बल, अगला तीसरा कॉन्सेप्ट है कि एक ही दिशा में लगने वाला बल है वो आपस में जुड़ जाता है, जबकि एक ही वस्तु पर, चौथा कॉन्सेप्ट है, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल है उसका परिणामी बल है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, जिसे नेट बल कहते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट है कि बल की प्रबलता का मापन है। देखिए यहीं पे किया था ये वाला कॉन्सेप्ट, कहाँ पे? बल की जो प्रबलता का मापन है वो इसके परिमाण से, इसकी मात्रा से है वो किया जा सकता है। छठा कॉन्सेप्ट है कि बल के प्रभाव में परिवर्तन है वो इसके बल की दिशा या परिमाण या जो है वो प्रभाव में परिवर्तन है। बल के कारण वस्तु का प्रभाव है वो परिवर्तित हो जाता है। सातवां कॉन्सेप्ट ये है कि किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। अगर डिपेंड करता है कि बल उस गतिशील वस्तु की गति की दिशा में ही लगाया जा रहा है तो चाल इंक्रीज हो जाएगी। अगर बल है वो गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है तो चाल है वो डिक्रीज हो जाएगी। चाल डिक्रीज कैसे होगी?
कि गतिशील वस्तु की गतिमय दिशा में, तो मैंने बताया था। और अगर फोर्स आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने फत्ता रखा था, अब वो उतनी तेजी से गेंद आ रही है तो क्या उतनी तेजी से ही वापस जाएगी? नहीं, उसकी चाल है वो कम हो जाएगी। विपरीत दिशा में अगर फोर्स लगेगा तो उसकी चाल है वो कम हो जाएगी। गतिशील वस्तुओं को, अगला 8वां कॉन्सेप्ट है कि गतिशील वस्तुओं को जब स्थिर करते हैं तो स्थिर करने के लिए भी उस पर फोर्स लगाया जाता है। जैसे गाड़ी चल रही हो, गाड़ी को रोकना हो तो उस पर फोर्स लगाया जाता है। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए, उसकी गति में चेंजमेंट करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए उसमें जो है वो फोर्स लगाया जाता है। किसी वस्तु की, अगला जो 10 नंबर का कॉन्सेप्ट यह है कि किसी वस्तु की दिशा में, डायरेक्शन में परिवर्तन करने के लिए उस पे है वो फोर्स लगाया जाता है। अगर दो बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, 12 नंबर का कॉन्सेप्ट यह है कि दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं और वो समान लग रहे हैं, नेट बल अगर शून्य है तो बलों के संतुलन की अवस्था कही जाएगी। 13वें नंबर का कॉन्सेप्ट बल के संदर्भ में ये है कि अगर वो बल समान नहीं है, नेट बल अगर कुछ आ रहा है तो वो बलों की असंतुलन की अवस्था वो है वो कही जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि बल लगाने से वस्तु में त्वरण उत्पन्न है, त्वरण जिसे मंदन कहते हैं, मंदन है वो उत्पन्न किया जा सकता है। और 15वें नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने जो पहले भी बताया था कि वस्तु को बल लगाने पे या आवश्यक वस्तु में जो है वो बल के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसे छूना हो, संपर्क है वो आवश्यक नहीं होता है। अब बल का मात्रक देख लेते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक है MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। 1 न्यूटन की मैं परिभाषा की मैं बात करूं कि 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन है बल्कि वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण उत्पन्न करे, वह 1 न्यूटन कहलाता है। MKS पद्धति में बल का मात्रक है, ये बल के मात्रक है, वह याद रखना। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, CGS में डाइन होता है और FPS में पाउंड होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन जो है वो ये होता है। एंड 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 1 पाउंड बराबर होता है 13,825 पॉइंट समथिंग जो है वो इसका आगे न्यूटन। ये 1 पाउंड बराबर जो है वो 13,825 पॉइंट ये डाइन होता है, डाइन 1 पाउंड बराबर ये डाइन। तो ये MKS, CGS, FPS पद्धति में इसके जो है वो मात्रक होते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है 1 kg भार का, 1 kg भार, और एक कॉन्सेप्ट आता है 1 ग्राम भार। 1 kg भार और 1 ग्राम भार। देखिए 1 kg भार का ये होता है 1 kg भार। 1 kg भार का मतलब ये होता है कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान यहाँ पे काय में लिया जाएगा, किलोग्राम में, kg आ रहा है ना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण g। और 1 ग्राम भार का मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है कि द्रव्यमान कहाँ काय में आएगा, mg में, यानी कि ग्राम में द्रव्यमान आएगा। देखिए द्रव्यमान आएगा ग्राम में, और गुरुत्वीय त्वरण g। यहाँ पे मान लीजिए 1 ग्राम है, 1 ग्राम इंटू गुरुत्वीय त्वरण है 981, तो इसका मान हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 982 डाइन, है ना। क्योंकि ये देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसको MKS पद्धति में इसका मान लिया जाता है, और जो 1 ग्राम भार का जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान CGS पद्धति में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे डाइन आया है ना अप्रोक्सीमेटली। तो ये बल के बारे में कुछ क्राइटेरिया था, बल की डेफिनेशन, बल के क्या लक्षण होते हैं, बल का मात्रक MKS, CGS, FPS पद्धति में, और इसका जो 1 kg 1 ये ग्राम भार का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर किया। अगले लेक्चर में थोड़ा और देखेंगे क्या संतुलित बल और असंतुलित बल के थोड़े से डिटेल चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।